समाजवादी पार्टी के संभल सांसद जियाउर रहमान पर तलवार लटक रही है। तलवार लटक रही है गिरफ्तारी की। और संभल को बेहद ही करीब से देखने वाले, हर मामलों पर वहां पर पहुंचने वाले मेरे ही एक साथी संपादक ग्लोबल भारत अभिषेक शांडिली जी मेरे साथ मौजूद हैं। क्या लग रहा है सर कि जल्द ही गिरफ्तारी सांसद साहब की हो जाएगी जियाउर रहमान पर की? क्या लग रहा है आपको, कैसा माहौल है अभी? संभल का तो जो तापमान है वो लगातार वो ऊपर ही है जो देख रहे हैं हम्म। आप, लेकिन बर्ग की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी ये तो इसकी पूरी भूमिका लोगों को समझनी चाहिए कि जब भी किसी व्यक्ति पर और जब पॉलिटिकल पार्टी जब सत्ता में हो कोई और जब अपोजिशन पार्टी के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाने हो या उसे रोकना हो या उस पार्टी को टारगेट करना हो, जो सियासत का एक पार्ट है। इसमें कोई ये नहीं कि योगी आदित्यनाथ हैं तो वो नहीं करेंगे। कभी मुलायम सिंह यादव थे यूपी की सियासत में, उन्होंने किया। आज योगी आदित्यनाथ है वो करेंगे। लेकिन यहाँ ये बड़ा पेचीदी एक बहुत ही पॉइंट ऐसा है पेचीदा जिसे लोगों को समझना पड़ेगा। क्या सिर्फ बदले के भाव से योगी आदित्यनाथ बर्क को जेल में डाल रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा, लोगों को यह समझना पड़ेगा कि बर्क मुसलमान है इसलिए योगी आदित्यनाथ जेल में डाल रहे हैं। अब इन दोनों सवालों को अगर आप संभल जाकर समझेंगे तो आप ये देखेंगे कि बर्क इन दोनों सवालों से अलग है। आप इस देश में देखा आपने कि प्रधानमंत्री जब इंदिरा गांधी थी तो बाकायदे कोर्ट में गई और कटघरे में खड़ी हुई और बाकायदे उन्हें सजा हुई, जेल जाना पड़ा उन्हें। बर्क भी इसी तरीके से एक दिन आपको कटघरे में खड़े होते दिखाई देंगे, सजा उन्हें मिलेगी। इसलिए क्योंकि जो आधार पुलिस ने तैयार किया हुआ है, पुलिस ने उस आधार पे ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, उस आधार में स्पष्ट होता दिखाई दे रहा है कि बर्क कहीं ना कहीं जो पूरी हिंसा 24 नवंबर 2024 को भड़की थी उसके पीछे एक बड़े सूत्रधार हैं। साजिशकर्ता नहीं बल्कि पुलिस डायरी में उन्हें मुख्य साजिशकर्ता कहा गया है। जब किसी भी आरोपी को वैभव मुख्य साजिशकर्ता बनाया जाएगा तो मुख्य साजिशकर्ता शब्द को कोर्ट रूम में साबित करने के लिए ढेरों साक्ष्य पुलिस को जमा करने पड़ते हैं। मुख्य साजिशकर्ता मतलब कि वो व्यक्ति जिसने पूरा प्लान बनाया और पूरे प्लान को जमीन पे उतारने के लिए अलग अलग लोगों को चुनता है। तो बर्क साहब जो है जब 24 तारीख को संभल छोड़कर चले जाते हैं, 23 तारीख को वो चले जाते हैं बैंगलोर और ये कहते हैं कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की एक बैठक थी उसमें गया हुआ था। ये तमाम बातें होती हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन जो जफर अली ने जो बयान दिया कि जो 5 लोग मारे गए थे वो जो है उनकी मौत का जिम्मेदार यूपी पुलिस है, संभल की पुलिस है, डीएम एसपी के ऊपर जो है आरोप गढ़े गए थे। उस एक बयान से पुलिस को इस बात का आधार मिला कि जिस वक्त सर्वे हो रहा था उस वक्त जो बर्क है वो तो बाहर बैंगलोर में थे, लेकिन जिस व्यक्ति ने ये आरोप लगाया कि मरने वालों के पीछे पुलिस वजह है, वो व्यक्ति उस वक्त जिस वक्त गोलीबारी हो रही थी उस वक्त वो व्यक्ति मस्जिद के सर्वे के दौरान तमाम न्यायिक अधिकारियों के सामने अंदर ही थे, जफर अली। तो जफर अली से पूछताछ में ये पूछा गया कि जब आप इस वक्त आप अंदर थे हम लोगों के साथ, डीएम के साथ, एसपी के साथ, जो वकील थे उन लोगों के साथ, तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि बाहर जो लोग मरे हैं वो पुलिस की गोली से मरे? इस एक बयान ने पूरे कहानी को घुमा दिया था। ये बयान जाहिर तौर पे जफर अली का खुद का नहीं होगा, इसीलिए जैसे आप ये देख रहे हैं कि जो 26 से 11 वाला जो प्रकरण है उसमें जो मुख्य साजिश करता है वो कोई और है और जिसे भारत अभी पदार्पण संधि के तहत लेकर आया है वो जो है उसको सह आरोपी बताया गया, सह साजिशकर्ता बताया गया। तो जो जफर अली है वो सह साजिशकर्ता माने जाएंगे पुलिस केस में, जहां तक अभी तक की जानकारी दिख रही है। और जो साजिशकर्ता माने जाएंगे वो बर्क माने जाएंगे जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद ने कई सवालों के जवाब भी पूछताछ में नहीं दिए। उनको इस बात का आभास है कि उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। समाजवादी पार्टी के दूसरे सांसदों ने भी उनसे ये कहना शुरू कर दिया है कि बर्क साहब आप तैयार रहिए, आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। बर्क खुले तौर पे संभल में जो लोगों से मिलते थे, मुलाकातें भी आजकल बंद हैं। ज्यादातर टाइम वो दिल्ली अपने आवास पे रहते हैं। 8 तारीख को जब एनआईए ने पूछताछ के लिए बुलाया था तो वो वहां पे गए थे और वहां पे जाने के बाद बर्क को यह एहसास हो गया कि जो प्रश्न उनसे पूछे गए थे, शुरुआत में तो हम लोगों को भी लगा कि 15-20 सवाल होंगे, लेकिन बाद में जब हमने पड़ताल की तो हमें यह पता चला कि 100 से ज्यादा सवाल बर्क से पूछे गए और उसमें कुछ ऐसे सवाल थे जो जिसको लोग कहेंगे कि शायद संभल में जो हिंसा हुई, अगर वो सवाल बर्क से पूछा जा रहा है इसका मतलब यह है कि बर्क का कनेक्शन वहां पे
कोई ना कोई रहा होगा। यहाँ एक बात और समझनी होगी वैभव दर्शकों को कि जब बर्क साहब को पुलिस चाहे तो आज गिरफ्तार कर सकती। जिस 25A के नोटिस पे उनको बुलाया गया, उनको राहत मिली, उसी नोटिस के आधार पे उनसे जब पूछताछ हो रही है तो पुलिस चाहे तो उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। जो धाराएं उन पे जोड़ी गई हैं वो बाकायदे गिरफ्तारी की धाराएं हैं। हाई कोर्ट की रोक लगी हुई है, पुलिस चाहे तो 1-2 धाराएं और जोड़ के मामले को संगीन बता के गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन पुलिस कभी भी मुख्य साजिशकर्ता को तभी गिरफ्तार करेगी जब उसके खिलाफ तमाम साक्ष्य होंगे, जब जज साहब के सामने पुलिस पेश कर पाएगी। क्योंकि जो बर्क हैं, अगर वो अंदर गए और बर्क को 2 साल से कम की सजा हुई, बर्क दोबारा सियासत में लौटे तो योगी आदित्यनाथ के लिए चुनौती बनेंगे। जिस रोटी पे योगी आदित्यनाथ सियासत सेक रहे हैं, उस रोटी के दूसरे हिस्से में अखिलेश यादव भी सियासत सेक सकते हैं। इसीलिए जो डीएम है संभल के राजेंद्र पैंसिया, जो एसपी के बिश्नोई और संभल का जो प्रशासन है, वो कतई भी वो चूक नहीं करना चाहेगा जो चूक कई बार बीजेपी से अलग अलग राज्यों में हो चुकी है। इसीलिए बीजेपी जल्दी में नहीं रहना चाहेगी वैभव। देखिए अभिषेक जी, आपने एक चीज बताई कि बहुत सारे प्रश्न किए गए सांसद जी से वहां पर, और कई सवालों का वो वहां पर जवाब नहीं दे पाए। तो क्या इस बात का एक प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि 3 घंटे एक लंबी चर्चा चली, 100 से ज्यादा सवाल पूछे गए और जितना सूत्र बताते हैं कि आधे से ज्यादा सवालों का जवाब वो दे नहीं पाए। तो ऐसी स्थिति में क्या ये मामला बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है आपको? अब देखिए भाई, फाइल कोई भी जब भी कोई जांच होगी तो पुलिस तो उसे उसकी जो एक रिपोर्ट होगी, जो चार्जशीट होगी, वो तो तैयार करेगी। जब तक ये पूछताछ में ये पता नहीं लग पाता है कि संभल के सांसद क्या वाकई मास्टरमाइंड हैं, तब तक ये तो पुलिस को तय करना है कि गिरफ्तारी होगी कि नहीं। लेकिन जो केस का जो आधार है, जब मैं संभल गया था और जब जिलाधिकारी से हमने एक सवाल पूछा था कि क्या बर्क साहब का ये आखिरी ईद बाहर है, जेल के बाहर, तो उन्होंने कहा था कि कानून के मुताबिक ही कार्रवाई होगी। हर अधिकारी यही कहेगा, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। लेकिन अगर आप थोड़ा आगे पीछे और केसेस को पढ़ने की कोशिश करें या देखने की कोशिश करें, योगी आदित्यनाथ का स्टाइल समझने की कोशिश करें, तो इससे ये समझ में आता है कि अगर बर्क को सिर्फ परेशान करना होता, जेल में नहीं डालना होता, या बर्क का कोई आधार गिरफ्तारी का नहीं बनता, तो शायद सरकार या प्रशासन पूछताछ के लिए भी उन्हें नहीं बुलाता। दरअसल जफर अली ने जो बयान दर्ज कराया है, उस बयान के मुताबिक उन्होंने कहा है कि जो 25 नवंबर को हिंसा के 24 घंटे बाद जो बयान जफर अली ने दिया था, वो जो बयान है वो बहुत संदिग्ध है। वो बयान क्या बर्क के कहने पर दिया है, ये कबूलनामा हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन जफर अली ने यह तो जरूर स्पष्ट किया है कि आज संभल में सांसद ने बेंगलोर से कॉल किया था 12 बज के कुछ मिनट पे। उस कॉल पे उनसे कहा था कि आप भीड़ जमा करिए, आप कुछ भी करिए, लेकिन मस्जिद का सर्वे नहीं होने देना है। किसी भी तरीके से मस्जिद का सर्वे रोकना है। प्लानिंग के मुताबिक सब कुछ वैसा ही हुआ था। बस यहाँ पे एक प्रकरण ऐसा हुआ जिसकी वजह से जो जफर अली का प्लान था या बर्क का प्लान था, वो उस प्लान में कामयाब नहीं हो पाए, सर्वे नहीं रोक पाए। क्योंकि जब तक दंगाई जमा होते मस्जिद के आसपास या लोग जुट पाते, पत्थरबाज जुट पाते, तब तक जो सर्वे की टीम थी वो अंदर जा चुकी थी और जो मस्जिद का जो गेट था वो बंद हो चुका था। और बाहर आपने देखा कि तमाम अधिकारियों के साथ गोलीबारी की तस्वीरें आई। और यहीं पे जफर अली फंस गए कि जब आप अंदर सर्वे में मौजूद थे, तब आपने किस आंखों से देखा कि बाहर जो गोली चली वो पुलिस ने गोली चलाई और 5 लोगों की जो मौत हुई है वो पुलिस की गोली से हुई है। क्योंकि कानून के दायरे में जो लोग जानते हैं, समझते हैं, वो सीधे तौर पे कहते हैं कि 2 धाराएं पुलिस ने ऐसी लगाई हैं जिसमें सिर्फ इसी बात का आधार बनाया गया है कि झूठ बोलने पर, झूठ मतलब पूरे मामले को, किसी केस को भ्रमित करने के लिए या रास्ता बदलने के लिए या पुलिस को डिरेल करने के लिए गलत बयान देना और गलत बयान देके पुलिस को उलझाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा जुर्म है। यही जुर्म जफर अली ने किया है, उसी जुर्म पे इनकी गिरफ्तारी का आधार बना है। उन्होंने क्या लोगों को बुलाया था, भीड़ जमा करवाई थी, उसमें सांसद जी शामिल थे या नहीं शामिल थे, समाजवादी पार्टी के नेता शामिल अगर हैं तो फिर उनकी गिरफ्तारी होनी तय है। गिरफ्तारी कब होगी ये तो प्रशासन ही तय कर पाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ को मुलायम सिंह यादव ने गिरफ्तार किया था, गिरफ्तारी का कोई
कोई आधार नहीं था। 7 दिनों के लिए योगी आदित्यनाथ को जेल में रखा गया। नतीजा क्या हुआ? योगी आदित्यनाथ जेल से बाहर आए। जिस बात का जिक्र मैं आपको कर रहा हूं कि राजनीति में कई बार बहुत उल्टा भी पड़ जाता है। मुलायम सिंह यादव के लिए पूरी चुनौती उल्टी पड़ गई। योगी आदित्यनाथ जब जेल में गए, बाकायदे वो मठ में पूजा करते थे तो जेल में पूजा शुरू हो गई। वो बाहर जनता दरबार लगाते थे तो जेल में काम शुरू हो गया। लोगों से मिलने जुलने के लिए जेल में जो है लोगों को जाने दिया गया। बाकायदे सरकार ने परमिशन जारी करवा दिया। तो बर्क और योगी आदित्यनाथ का नाम मैं इसलिए दोनों को एक साथ जोड़कर देख रहा हूं क्योंकि सियासत में तो फिर बदले का भाव भी होता है। अगर गलती कर ही दी है बर्क ने तो योगी माफ क्यों करेंगे? भाई अगर आप मेरे दुश्मन हैं, आप गलत कर ही देंगे तो मौका पाते मैं आपकी टांग खींच लूंगा, मैं माफ क्यों करूंगा आपको? जो आमतौर पे होता है। तो बर्क इसीलिए मुश्किलों में गिरते हुए दिख रहे हैं और समाजवादी पार्टी को इस बात का आभास है वैभव कि बर्क पूरे केस में शामिल है और शायद उनको जेल जाना पड़ेगा, शायद वो जेल चले जाएं। इसीलिए आप देखिए कि इकरा हसन हो गई जो कैराना की सांसद है, वो खुलकर कुछ नहीं बोल रही हैं। अखिलेश यादव भी इस बात को दावे के साथ नहीं कह पा रहे हैं कि बर्क निर्दोष है। अगर बर्क निर्दोष थे तो जफर अली ने बयान क्यों दिया? अगर जफर अली ने बयान दिया तो वो किसके कहने पे दिया? यहाँ भी इस एंगल पे भी जांच हो रही है कि क्या बर्क के पीछे भी कोई था? क्योंकि जब बर्क वहां पे पहुंचे तो बर्क से एक सवाल ऐसा पूछा गया, बर्क साहब के तोते उड़ गए। बर्क से पूछा गया कि सारिक साठा गैंग जो था उससे आप क्या कोई संपर्क है? सारिक साठा कौन है ये सब जानते हैं। सारिक साठा का नाम आएगा तो दुबई और पाकिस्तान का नाम आएगा। तो अब आप समझिए कि बर्क से सारिक साठा का सवाल पूछा गया, जफर अली का नहीं। सारिक साठा से भी क्या उनका संपर्क हुआ था या कोई कनेक्शन पुलिस जोड़कर देखना चाहती थी कि क्या वाकई में जफर अली को निर्देश देने से पहले बर्क को किसी ने निर्देश दिया था और उसी के निर्देश पे बर्क ने जफर अली को कहा कि आप हिंसा करिए, आप मस्जिद का सर्वे रोकिए। क्योंकि जो मस्जिद थी वो एएसआई के अंदर 1919 से और 1919 के बाद कई बार उसके ढांचे बदले गए। इसलिए बदले गए क्योंकि वहां पे जो बर्क के दादा हैं शफीकुर रहमान, वो कई बार के सांसद रहे और उनकी तूती संभल में ऐसी बोलती थी कि बड़े बड़े अधिकारी उनसे डरते थे। बर्क अगर कहते थे कि कोई आरोपी है उसे छोड़ दीजिए, पुलिस घुटना टेक देती थी, छोड़ देती थी। ये वही संभल है। तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि दादा की मौत के बाद जब उनकी विरासत की कुर्सी पे बर्क बैठे तो अकड़ दादा से कम होगी और वो पुलिस को हल्के में ना ले, क्योंकि उनके दादा पुलिस को हल्के में लेते थे। तो बर्क ने भी ये भूल की होगी। इत्तेफाक बस इतना है कि इस बार योगी लखनऊ में बॉस बनकर बैठे हैं और इसीलिए बर्क ने अगर कोई गलती की है तो उनको बचा पाना, 12 वकील लेकर जाइए या 24 वकील लेकर जाइए, अगर आपने गलत किया है तो सजा बचेंगे नहीं हो सकती। हाँ, अभिषेक जी, आपने बेहद करीब से संभल को देखा और दंगे के बाद आप वहां पर उपस्थित रहे, आम लोगों से भी मिले। दंगे के बाद संभल का क्या माहौल है? 24 नवंबर 2024 को जो पूरा मामला घटता है उसके बाद क्या स्थितियां हैं? क्या स्थितियां नॉर्मल हो गई हैं? लोगों में किसी तरीके की कोई दहशत तो नजर नहीं आती? बिल्कुल, देखिए दंगे की स्थिति, दंगा कहीं भी हो, चाहे वो दंगा हुआ नहीं था। एक्चुअली ये दंगा का नैरेटिव जो लोगों ने दिया, ये दंगा नहीं था, ये पुलिस पर हमला था। दंगा दो कम्युनिटी के बीच में होगा, पुलिस के ऊपर अटैक बोला गया था सर्विस से रोकने के लिए। पुलिस और मुस्लिम पक्ष के बीच में दरअसल ये पूरी झड़प हुई थी। तो उसके बाद शहर में तो तनाव रहेगा ही, रोज अधिकारी आते हैं, रोज बयान आते हैं, सूबे की सियासत संभल से चल रही है, तो इसका प्रभाव संभल के लोगों पे पड़ा हुआ है। लोग भी बात करते हैं, जैसे सियासत बटी है वैसे लोग बटे हुए हैं। मुसलमान हिंदुओं को अलग नजरिए से देखने लगा है संभल का, और संभल का सच आने के बाद जो संभल का हिंदू है वो संभल के मुसलमानों को दूसरे नजरिए से देखने लगा है। ये थोड़ा सियासी सवाल है और आप इसको तो इसी तरीके से लेना चाहिए कि जब भी कभी हिंसा या दंगा या दो कम्युनिटी को अलग करने की कोशिश की जाएगी तो लोग आपस में बढ़ जाएंगे। लेकिन ये कहे कि संभल में कुछ हुआ ही नहीं था, संभल में किसी का खून ही नहीं बहा था, संभल में कोई मारा ही नहीं गया था, योगी आदित्यनाथ अन्याय कर रहे हैं, तो मैं उससे निवेदन करूंगा कि आप एक बार संभल जाइए, संभल के इतिहास को खंगालिए, जरा देखिए कि संभल में क्या हुआ था, संभल में किन लोगों की मौत हुई है, किन लोगों को घरों में बंद करके जला दिया गया था,
1976 से लेके 2024 तक कौन कौन से दंगे हुए, लोगों को जानना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ इसीलिए मीडिया में जब आते हैं, जब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया तो उसमें साफ साफ कहा कि संभल का पूरा सच बाहर लाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि देखिए संभल में क्या हुआ था। इसका मतलब ही है कि संभल का जो सच है वो अभी सरकार लाना चाहेगी। लोग बटे, लोगों में नफरत बढ़ी, ये सियासत की वजह हो सकती है, लेकिन उसकी वजह से संभल का इतिहास ना आए, ये भी ठीक नहीं है। इसलिए इतिहास तो आना ही चाहिए वैभव। जी बिल्कुल। और एक चीज मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से संभल का मामला उत्तर प्रदेश में निकल कर आया, और ये न सिर्फ उत्तर प्रदेश का मामला रहा बल्कि देश के अलग अलग कोनों में संभल हिंसा की चर्चा हुई, तो क्या इस बात का प्रभाव 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों में पड़ेगा? क्या अखिलेश यादव को इसके लिए कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बोले या उनके लिए बोले कि वोट कुछ कम पड़ जाएंगे इसके चक्कर में, क्योंकि संभल हिंसा को योगी फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं? क्या लगता है आपको? नहीं, अभी मैं कहानी पढ़ रहा था, तो अतीक अहमद का किस्सा है। अतीक अहमद 2016 में कौशाम्बी में एक रैली होती है अखिलेश यादव की, और कौशाम्बी के शायद मंझनपुर इलाका था, अगर मैं सही हूं, अगर कोई दर्शक सही करना चाहे तो कर सकता है। कौशाम्बी के उस इलाके में अतीक अहमद जो है अखिलेश यादव के मंच पे चढ़ जाता है, और अखिलेश यादव जो है बाकायदे उसे धक्का देते हैं, वो मंच से उतर जाता है। 1 साल बाद चुनाव होते हैं और अतीक को टिकट देना पड़ता है। तो अखिलेश यादव कितनी भी नैतिकता की बात करें, आखिर में आके उन्हें मुस्लिम ही चाहिए। समाजवादी पार्टी ने जिन मुस्लिम सांसदों को उम्मीदवार बनाया था, वो सभी यूपी में जीत गए। आप समझिए कि समाजवादी पार्टी ने जिन जिन को टिकट दिया वो सब जीत रहे हैं। अगर वो सभी मुसलमानों को टिकट दे दे तो ये संख्या और ज्यादा हो सकती है, लेकिन चूंकि बिना हिंदू वोटरों के ही समाजवादी पार्टी तो चुनाव नहीं जीत पाएगी। इसीलिए संभल की जो देखिए कहानी ये है कि सियासत में अगर मैं आपको दर्द भी दूं तो आपका फायदा। अब समाजवादी पार्टी को कोई दर्द नहीं हो रहा है। सियासत में पार्टियों को दर्द होता तो लोग परेशान न होते। जो संभल की जो कहानी है उसे एक जख्म की तरह समाजवादी पार्टी बार बार कुरेदेगी और ये कहेगी कि संभल में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। संभल में अखिलेश यादव वर्ग के साथ खुलकर खड़े क्यों हैं? क्योंकि उन्हें मुसलमानों का वोट चाहिए। संभल में दंगाइयों के साथ राहुल गांधी क्यों खड़े, क्यों ट्वीट करते? क्योंकि उन्हें मुसलमानों का वोट चाहिए। आजम खान जेल से चिट्ठी क्यों लिखते हैं? क्योंकि उनको वोट चाहिए। तो समाजवादी पार्टी इसमें अपना वोट बैंक देख रही है कि संभल में जब योगी आदित्यनाथ बुलडोजर कार्रवाई करें, जब वर्ग की गिरफ्तारी करें, पत्थरबाजों पे गिरफ्तारी हो या जो कार्रवाई हो, उसे एक तरफा बताना कि जो अखिलेश यादव बार बार ये कहते, क्योंकि भाई इतिहास भी तो होगा ना आपका कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, इतिहास भी तो होगा राजनीतिक पार्टियों का। संभल से ज्यादा खतरनाक स्थिति अखिलेश यादव की सरकार में यूपी में कई बार पैदा हुई। अखिलेश यादव बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को संभल में किसने चुनौती दी है। उनको ये भी पता है कि क्या वो 2 लोग उनकी ही पार्टी के नेता हैं। उनको ये भी पता है कि क्या 2 नेता आपस में ही अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए संभल को सुलगा गए। उनको ये भी पता है कि योगी के प्रशासन को क्यों टारगेट किया गया। उनको सब कुछ पता है, लेकिन वो एक पॉइंट पे आके ये कोशिश करेंगे कि जो संभल की जो पूरी भूमिका बनाई गई है योगी की तरफ से कम जो मुसलमानों का वोट है वो तो हासिल किया जा सके, वही हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो संभल की प्रयोगशाला है वो 27 के लिए बहुत अच्छी तरीके से तैयार की जा रही है। आप संभल जाएंगे तो लोगों को ये विश्वास हो चुका है कि 27 तक तो संभल चलेगा ही चलेगा, लोग ऐसा कहने लगे। इसका मतलब ये है कि संभल का नैरेटिव यूपी के बाकी जिलों में जाएगा। संभल प्रकरण के बाद मथुरा प्रकरण हो सकता है। मथुरा नहीं हुआ तो कानपुर में मेयर जो है प्रमिला पांडे, वो जो है खुदाई करवा सकती है। वहां नहीं हुआ तो प्रयागराज में बहुत इतिहास दफन है, जिसका जिक्र महाकुंभ के दौरान योगी आदित्यनाथ ने किया था अक्षय वट को लेकर। तमाम इतिहास यूपी में निकल, अगर सरकार खुदाई पर ही आ जाए, खुदाई ही सियासत का रास्ता अगर तय कर लेगी सरकार, तो संभल के बाद ये गाड़ी कहीं और आगे बढ़ जाएगी। तो इसीलिए अखिलेश यादव एकदम डिसाइडेड हैं कि उन्हें मुस्लिम वोट चाहिए। नंबर 1 पर मुस्लिम वोट, दूसरे नंबर पे
मतलब यादव वोटर को वो अपना वोटर मानते हैं, उसके साथ एमवाई जो फैक्टर है जो सियासत में काम किया यूपी और बिहार में, उस एमवाई के साथ अखिलेश यादव बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। मुसलमान और यादव के साथ वो विधानसभा चुनाव में जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे जो बीजेपी को जो फायदे का सवाल आप पूछ रहे हैं वैभव, मुझे लगता है कि हिंदू संगठित होगा जरूर, क्योंकि जी जी हाँ, तो ये बात आपकी सही है। जिस तरीके से मामला गड़बड़ हुआ संभल का, वो 27 तक तो चलने वाला है ही अभिषेक जी। पर देखिए, सवाल एक मेरा ये भी इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि जहां पर एक तरीके से इस जो हिंसा हुई, इसको लॉ एंड ऑर्डर के क्या मतलब विफलता मानी जाए या प्रशासन की विफलता मानी जाए जो मामला हुआ, या फिर अगर मान लीजिए कि इनको जेल हो जाती है तो अखिलेश यादव क्या इसको लेकर कुछ अपना एक सियासी रोटियां इसमें भी सेक सकते हैं कि गलत तरीके से फंसा दिया गया? तो क्या जनता पे इस बात का प्रभाव पड़ेगा कि गलत तरीके से फंसा दिया गया, या फिर जिसने हिंसा भड़काई योगी आदित्यनाथ ने उसको जेल करा दी? तो ये नैरेटिव ज्यादा आगे बढ़ेगा फिर, या ये जो सिंपैथी गेन करने वाली प्लानिंग होगी अखिलेश यादव की वो होगा? क्या लगता है आपको? देखिए, जितना मैं योगी को समझ पाता हूँ, योगी का अपना एक अंदाज है काम करने का। योगी आदित्यनाथ जब सख्ती करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति खुद ही बोलने लगता है कि मैं मिट्टी में मिल चुका हूं, अब माफ कर दीजिए। ये शब्द किसके थे? सबको याद होगा, पूरे उत्तर प्रदेश को याद होगा कि मैं मिट्टी में मिल चुका हूं, मुख्यमंत्री जी आप बहुत अच्छा हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत ईमानदार हैं, मुझे माफ कर दीजिए। अगर बर्क के खिलाफ सबूत मिले, बर्क अगर हिंसा भड़काने में मुख्य साजिश करता थे और पुलिस की डायरी के मुताबिक वो मास्टरमाइंड हुए और कोर्ट में ये बात प्रूफ हुई, तो उनको सजा कोई साल 2 साल की नहीं होगी, उनको लंबे वक्त तक जेल में रहना पड़ेगा। दंगा भड़काना अपने आप में बहुत बड़ा आरोप है, और अगर उन्हें लंबे वक्त तक सजा होगी तो इसमें अखिलेश यादव कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, बर्क की जगह आप रहिए, मैं रहूं, दंगा भड़काएंगे हम, आप कुछ भी कहें, चिल्लाते रहें, हमको सरकार फंसा दे, लेकिन अगर आपने कुछ किया है तभी, आपने कुछ नहीं किया तब भी आप जेल जा सकते। जेल भेजना पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन जेल में रखना और नहीं रखना ये अधिकार क्षेत्र कोर्ट का होता है। अगर बर्क को योगी की पुलिस गिरफ्तार कर लेगी तो गिरफ्तारी तक का आधार ही पुलिस का है। उसके बाद माननीय न्यायालय के सामने आप जाइए, साक्ष्य पेश करिए। साक्ष्य अगर आपके पास है और आप दंगे में शामिल नहीं थे, दंगा आपने नहीं करवाया, तो आप ससम्मान वापस आइए, बाहर माला पहनिए। आज आप सांसद हैं, कल से आप यूपी में मिनी सीएम भी कहे जाएंगे अगर कभी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, क्योंकि आजम खान तो अब सियासत से लगभग आउट हो चुके हैं, तो समाजवादी पार्टी भी एक ऐसे नेता की तलाश में है जो आजम खान बन पाए। ये सब तो सबूतों के आधार पे होगा, सियासी बयान से अलग न्यायालय की प्रक्रिया होती है, और उसी के मुताबिक दोनों पक्ष वहां पे अपनी अपनी बात रखेंगे। पर मेरा व्यक्तिगत जो एक पत्रकार के तौर पे नजरिया है वैभव, वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद बर्क जेल जाएंगे, और इस बात में बहुत आधार है, बहुत दम है, बहुत पॉइंट्स पे गलतियां की गई हैं, और अगर आप चाहें तो उन तस्वीरों को उठा के अलग अलग एंगल पे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेताओं के जब भाव बदलते हैं तो कुछ कहने की कोशिश करते हैं। संभल में वो 27 तारीख को आकर पहला बयान देते हैं, 27 नवंबर को, कि पुलिस की गोली से लोग मरे, बर्क। उसके बाद वो लगातार आरोप लगाते हैं। अब जब वो पूछताछ के लिए जा रहे थे तो कहते हैं कि हमारी तबीयत खराब थी, मीडिया ट्रायल होता है इसलिए मैं आ गया पूछताछ का जवाब देने के लिए। आप नहीं आते तो आपको उठाकर लेकर आ सकती थी पुलिस, ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? जो बर्क संसद के भीतर से कहते हैं कि मुसलमान इस देश का गुलाम नहीं मालिक है, जब पुलिस पूछताछ के सामने पहुंचे तो क्यों कहने लगे तबीयत खराब थी? इस बात का मतलब आप समझिए कि जेल जाने से पहले जो सिंपैथी गेन करने की कोशिश है वो बर्क की तरफ से की जा रही है। एसआईटी ने पूछताछ की है, एसआईटी और पुलिस की पूछताछ में ही बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, जेल पुलिस वालों ने पूछताछ की, वो कोई ऐसा नहीं कि दिल्ली से टीम बनाई गई। एसआईटी एक व्यवस्था है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम क्यों बनाई जाती है? वो इसलिए बनाई जाती है कि उसके जो दावे हैं वो कोर्ट में और मजबूती के साथ रखे जाते हैं। और एसआईटी में जो पूछताछ करने वाले थे वो जो सीओ कुलदीप सिंह संभल में ही तैनात है, उनके साथ 2 और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी थे। डीएम और एसपी ने तो पूछताछ की नहीं है। संभल के जो सांसद है उनका आरोप डीएम और एसपी पे था, इसीलिए डीएम और एसपी ने एक एसआईटी बनाई। एसआईटी की कमान सौंपी सीओ कुलदीप सिंह को। कुलदीप सिंह की टीम में 2 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी और 3 लोग 100 सवाल पूछते हैं। अब भाई 3 घंटे पूछताछ हुई है,
3 घंटे में आपने कुछ तो ऐसा कहा होगा, पुलिस को सुराग मिला होगा। अब उस सुराग के आधार पे, सबूतों के आधार पे अगली पूछताछ होगी, 1-2 बार पूछताछ होगी। अगर बर्क साहब सच में मास्टरमाइंड है, फिर तो उनको जेल जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, एक सिंपैथी वाला वर्ड, जैसे मैंने वही सवाल मैंने आपसे किया भी था कि अखिलेश यादव इस मामले में हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इस बात की सिंपैथी गेन करने की। चलूं आगे, बढ़ूं सर? अरे तो काम कर रहा मैं ऑफिस में, और 20 मिनट हो गया रिकॉर्ड, 25 मिनट, अब कितना डालेगा? एक सवाल और आखिरी, काट लेना बाद में इसको। हाँ, एक सवाल और आखिरी। देखिए, संभल में जिस तरीके के मामले हुए, मैंने पहले बोला कि सिंपैथी गेन करने की कोशिश जो है वो करेंगे अखिलेश यादव, उसका ये आपने एक बखूबी जवाब दिया। आखिरी सवाल भी यही है कि संभल में क्या इस बात का प्रभाव पड़ेगा विधानसभा चुनावों में? क्या अगर मान लीजिए उनको जेल होती है तब भी फर्क पड़ने वाला है समाजवादी पार्टी को, और अगर जेल नहीं होती है तब भी क्या फर्क पड़ेगा? वोट बैंक या अखिलेश यादव का डगमगाएगा, या फिर ऐसे ही उनको फायदा मिल जाएगा इस बात का? मुझे लगता है कि अगर बर्क की गिरफ्तारी होगी तो दोनों पार्टियों को अलग अलग एंगल पे फायदा होना चाहिए। बीजेपी को भी बहुत फायदा होगा। भाई, जो राजनीतिक जानकार हैं, जो आपस में बात करते हैं, वो सीधे तौर पे इस बात को मानते हैं कि जब भी इस तरीके की सियासी लड़ाई होती है तो अपने विरोधियों की जमीन तलाशने की कोशिश होती है कि आपकी जमीन हम ले लेंगे। बर्क अगर जेल से बाहर आए, वही बात है ना, बर्क अगर जेल से बाहर निकल गए, कोर्ट में ये बात साबित नहीं हो पाई कि ये मास्टरमाइंड है, तो फायदा पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी का हो जाएगा। फिर वो रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे, ये भी तय। फिर वो रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। दुबई में बैठा मुसलमान भी टिकट लेकर संभल आएगा और लोकसभा में बर्क को वोट करेगा। अगर वो साबित हो जाते हैं तो फिर योगी आदित्यनाथ का पूरा पूरा फायदा है। जिस कोशिश में बीजेपी लगी भी है कि जमीन तलाशी है, रामपुर में जमीन तलाशी, अब यहां भी तलाशी जाए। चलिए, ये सारी चीजें खैर समय बताएगा कि आने वाले समय में क्या होगा सांसद जी के साथ में, 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या होगा। एक लंबी चर्चा रही अभिषेक जी, बहुत शानदार चर्चा रही, अच्छी बातचीत हुई। फिर आशा करते हैं कि जल्द एक बार किसी नए मुद्दे के साथ फिर से मुलाकात करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर।